हम लोगों का होल्डिंग कंपनी खत्म हो चुका है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का प्रैक्टिकल पोर्शन भी खत्म हो चुका है, थ्योरी का पोर्शन भी मैंने भेज दिया आप लोगों को नोट्स। बाकी रह जाता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में लास्ट चैप्टर, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग करेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या है, उसके बाद क्या करना पड़ता है हम लोग देखेंगे। बेटा मुझे ये बताइए, कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखने के लिए हम लोग कौन सा स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं? राइट, पीएल। कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए क्या करते हैं? बैलेंस शीट। कैश फ्लो स्टेटमेंट दैट इज फ्लो स्टेटमेंट ऐसा एक स्टेटमेंट है जो हम लोगों को दिखाता है कैसे फाइनेंशियल पोजीशन, एक कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन कैसे चेंज हुआ है। उसका ओपनिंग फाइनेंशियल जो पोजीशन था एसेट लायबिलिटीज का, क्लोजिंग फाइनेंशियल पोजीशन कैसे हुआ है वो हम लोग जानते हैं थ्रू कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या डील करता है? It shows the changes of financial position. ये क्या करता है? क्यों फाइनेंशियल पोजीशन ईयर के शुरू में जो था, ईयर के अंत में जो चेंजेस हुआ है, क्यों हुआ है, वो दिखाने के लिए जो स्टेटमेंट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसी का नाम कैश फ्लो स्टेटमेंट है। मैं आप लोगों को ये स्टार्टिंग करूंगा थोड़ा फंडामेंटल इक्वेशन से। बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन आपको याद है? अकाउंटिंग इक्वेशन अच्छी तरह से देखिएगा, फर्स्ट टू क्लास इजी हो जाएगा समझना आप लोगों को। द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट प्लस लायबिलिटी प्लस एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। और मैं लिख सकता हूं फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट्स इक्वल टू लोन प्लस करंट लायबिलिटी प्लस इक्विटी का मतलब ओपनिंग कैपिटल हटाओ कैपिटल प्लस रिजर्व बाय रिटेन अर्निंग लिख सकते हैं। साल के शुरू में मैं मान के चलता हूं ये इक्वेशन था ऐसे। साल के शुरू मतलब टी ईयर के 2019 का शुरू में एसेट पोजीशन, करंट एसेट पोजीशन, लोन पोजीशन, करंट लायबिलिटी, कैपिटल, रिजर्व। और मैं इसको लिख सकता हूं फाइनेंशियल एसेट प्लस अदर करंट एसेट प्लस कैश। मतलब करंट एसेट का पार्ट होता है तो कैश, मैंने दो हिस्सों में बांट लिया, अदर करंट एसेट कैश, लोन प्लस करंट लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस रिजर्व। ये एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो मैं लिख सकता हूं एट द बिगिनिंग of period T at the end of period T, that is T plus 1,
फिक्स्ड एसेट T+1, अदर करंट एसेट T+1 प्लस कैश T+1 इक्वल टू लोन T+1 प्लस करंट लायबिलिटी T+1 प्लस कैपिटल T+1 प्लस रिजर्व T+1। मैं इसको इंटरचेंज करके लिख सकता हूं बिकॉज कैश फ्लो स्टेटमेंट तो दिखाते ही है फिनेंशियल पोजीशन। ये किसका फिनेंशियल पोजीशन चेंज दिखाता है? कैश का पोजीशन क्यों चेंज हुआ है, मतलब जो बेस करके इसने जो स्टेटमेंट बनाएगा दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट कैश। तो मैं बोल सकता हूं, ये इक्वेशन को लिख सकता हूं, therefore cash changes over the period cash T equal to, थोड़ा इंटरचेंज कर रहा हूं, कैपिटल T प्लस रिजर्व T प्लस लोन T प्लस करंट लायबिलिटी T लेस साल के शुरू में कैश था, एट द एंड ऑफ द ईयर कैश। तो नेचुरली अच्छा इक्वेशन कंप्लीट नहीं हुआ, माइनस फिक्स्ड एसेट माइनस अदर करंट एसेट T। देखिए कैश को अगर लेफ्ट साइड में रखते हैं तो सब राइट साइड में लेके जाते हैं, तो ये दोनों तो इस साइड में जाएगा और जाएगा तो माइनस साइन होके। सिमिलरली इसके भी हम लोग लिख सकते हैं प्लस लोन करंट लायबिलिटी फिक्स्ड एसेट अदर करंट एसेट कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या दिखाता है दोनों का चेंज, तो ये दोनों का माइनस कर सकते हैं, तो ये क्या होगा, चेंजेस इन कैश। ये क्या हुआ, चेंजेस इन कैपिटल। ये क्या हुआ, चेंजेस इन रिजर्व। ये क्या हुआ, चेंजेस इन लोन। ये क्या हुआ, चेंजेस इन करंट लायबिलिटी। ये क्या हुआ, माइनस साइन देके चेंजेस इन फिक्स्ड एसेट। changes in other current asset. ओके, यहां पर थोड़ा लिटिल बिट चेंज, रिजर्व प्लस कैपिटल प्लस चेंजेस इन लोन प्लस ना कैपिटल क्यों चेंज होता है मैं बाद में आता हूं, रिजर्व का चेंज मैं लेता हूं, लोन का चेंज लेता हूं, करंट लायबिलिटी का चेंज लेता हूं। फिक्स्ड एसेट चेंज क्यों होता है, एक कारण होता है फिक्स्ड एसेट परचेस और फिक्स्ड एसेट सेल, दूसरा कारण होता है डेप्रिसिएशन। तो मतलब इसके भीतर डेप्रिसिएशन भी एक कंपोनेंट रहेगा। अच्छा, तो
ओपनिंग था 1,00,000, क्लोजिंग हुआ है 80,000, तो 20,000। अगर कोई परचेज सेल नहीं होता है तो क्या होता है सर 20,000 ड्यू टू डिप्रिसिएशन। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर चेंजेस हुआ प्लस डिप्रिसिएशन, मतलब मैं लिख सकता हूं रिजर्व ना, जैसे है वैसे ही लिखते हैं, कैपिटल प्लस चेंजेस इन रिजर्व प्लस चेंजेस इन लोन प्लस चेंजेस इन करंट लायबिलिटी माइनस चेंजेस इन फिक्स्ड एसेट। इसका दो कारण है, एक डिप्रिसिएशन भी तो है, करंट एसेट। डन। क्या मैं लिख सकता हूं, अच्छा डिप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट ओपनिंग क्लोजिंग चेंज होने का कारण एक डिप्रिसिएशन है और दूसरा कारण है क्या, मेरा फिक्स्ड एसेट खरीदना और बेचना। कैपिटल रिजर्व क्यों चेंज होता है, साल में शुरू में रिजर्व था 4 लाख, साल के अंत में रिजर्व दिखा रहा है 5 लाख, मतलब ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट हुआ है। यस, दैट इज EBIT। मैं मान के चलता हूं, अर्निंग्स सिंपल फॉर्म रखता हूं, प्लस डेल्टा करंट लायबिलिटी माइनस डेल्टा OCA। डिप्रिसिएशन है तो पहले उसको ले लेते हैं, प्लस डिप्रिसिएशन प्लस चेंजेस इन करंट लायबिलिटी माइनस चेंजेस इन करंट अदर करंट एसेट, वो माइनस साइन में है, प्लस चेंजेस इन कैपिटल प्लस चेंजेस इन लोन माइनस चेंजेस इन फिक्स्ड एसेट। ये जो चेंजेस, मतलब ये कैश चेंजेस होने के लिए ये जो कंपोनेंट, इसको बोलते हैं, ये क्यों चेंज हुआ है, ड्यू टू ऑपरेशन। EBIT मतलब अर्निंग फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये जो पार्ट है, ये करंट लायबिलिटी क्या है, ऑपरेटिंग, ऑपरेशन से जो ऑब्लिगेशन क्रिएट होता है, करंट एसेट ऑपरेशन से, बिजनेस ऑपरेशन से जो करंट एसेट क्रिएट होता है, तो ये पार्ट आपका हो जाता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये क्या होता है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स एक्टिविटीज। ये कैपिटल चेंज होने का कारण क्या है, हो सकता है मैंने शेयर इश्यू किया, हो सकता है मैंने प्रेफरेंशियस इशू किया, हो सकता है मैंने प्रेफरेंशियल रिडीम किया, हो सकता है मैंने बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर किया, मतलब ये सब कारण के लिए कैपिटल अप डाउन हो सकता है। लोन हो सकता है मैंने लोन लिया है, हो सकता है मैंने लोन रिपेमेंट किया है, हो सकता है मैंने डिवेंचर इशू किया है, हो सकता है डिवेंचर मैंने रिडीम किया है। तो ये दिखाता है कौन सा पार्ट, बैलेंस शीट का फाइनेंसिंग पार्ट। ये पार्ट क्या करता है, फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट में सिर्फ फिक्स्ड एसेट नहीं रहता है, इन्वेस्टमेंट भी आ जाता है। हो सकता है आपने न्यू एसेट परचेज किया है, हो सकता है न्यू एसेट आपने सेल किया है। तो अब हर आइटम का इंपैक्ट अब हम देख सकते हैं। जैसे ही
कैपिटल आप इंक्रीज कराते हैं तो ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा। तो जैसे ही कैपिटल बढ़ता है, कैपिटल क्यों बढ़ता है? फ्रेश शेयर इश्यू, तो इसके साथ रिलेशन क्या है? ये इंक्रीज करेगा तो ये जो चेंजेस इन कैश फ्लो है ये भी इंक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा तो ये भी डिक्रीज करेगा। मतलब इसके साथ चेंजेस इस कैश फ्लो के साथ फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मोर और लेस रिलेशन पॉजिटिव है, डायरेक्ट। इन्वेस्टमेंट का हाल बोलिए तो देखिए, ये साइन तो उसका नेगेटिव है, मतलब जितना एसेट आप परचेस करेंगे, कॉमन सेंस से सोचिए, जितना एसेट आप परचेस करेंगे उसका इंपैक्ट कैश फ्लो में क्या होगा? एसेट जितना परचेस करेंगे नेचुरली कैश आपका चला जाएगा, कैश चेंजेस भी नेगेटिव इंपैक्ट होगा। जितना आप एसेट बेचेंगे उससे क्या होगा? पैसा आएगा, कैश फ्लो बढ़ता जाएगा आपका। मतलब ये अगर परचेस करते हो उसका इंपैक्ट कैश फ्लो में उल्टा होगा, बिकॉज ये साइन क्या है? नेगेटिव। ये साइन क्या था? पॉजिटिव। तो मतलब जितना एसेट आप बेचोगे उससे आपका पैसा आएगा, मतलब आपका एसेट का बैलेंस डिक्रीज करेगा। जैसे ही एसेट का बैलेंस डिक्रीज करेगा ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे ही आप एसेट खरीदोगे, ऑटोमेटिकली एसेट जैसे ही खरीदोगे माइनस साइन और भी बढ़ जाएगा, इसका इंपैक्ट कैश में, उसका इंपैक्ट क्या होगा? कॉमन सेंस, कैश डिक्रीज करेगा। तो फिनेंसिंग एक्टिविटी एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के साथ कैश फ्लो का रिलेशन मैंने आपको दिखा दिया। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैसे कैश फ्लो आएगा? ये तो मेरा अर्निंग है और ये अर्निंग है मेरा एक्रूअल अर्निंग, मतलब मैंने सेल माइनस एक्सपेंसेस को कवर किया, कितना कैश आया कितना कैश गया वो मैंने नहीं पकड़ा, लेकिन मुझे तो कैश फ्लो निकालना है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे आएगा? देखिए, सिर्फ ये दोनों में EBIT प्लस डिप्रिसिएशन, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट के साथ डिप्रिसिएशन आप पहले ऐड कर लेंगे। वाई डिप्रिसिएशन ऐड करते हैं? बिकॉज सर इक्वेशन में तो आ ही रहा है, प्लस सर ये नॉन कैश आइटम है, तो EBIT प्लस डिप्रिसिएशन। जैसे ही EBIT के साथ डिप्रिसिएशन आप ऐड करते हैं उसका इंपैक्ट कहां पर आएगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट में, मतलब आपका कैश भी बढ़ जाएगा। जैसे ही आपका ओपनिंग लायबिलिटी करंट लायबिलिटी से क्लोजिंग करंट लायबिलिटी बढ़ता है उसका इंपैक्ट कैश फ्लो में क्या होगा? कैश फ्लो बढ़ जाएगा। कैसे? आपका ओपनिंग क्रेडिटर्स था 1 लाख, क्लोजिंग क्रेडिटर है 1.5 लाख। जैसे ही 50,000 आपका बढ़ गया है, मतलब मैं बोल सकता हूं मेरा एक्सपेंसेस हुआ है लेकिन मुझे अभी तक पेमेंट नहीं करना पड़ा, तो इनडायरेक्टली ये मेरा कैश सेविंग्स है। अगर ये मेरा कैश सेविंग्स है, जैसे ही वो बढ़ता है कैश फ्लो बढ़ जाएगा। अगर सेविंग्स ने के तरीके से नहीं, डिफरेंटली भी इक्वेशन फॉर्म में सोचोगे, जैसे ही आपका करंट लायबिलिटी का फिगर बढ़ता है 50 से 1 लाख से 1,50,000, तो प्लस कितना साइन हुआ? 50,000 बढ़ गया है। जैसे ही कैश फ्लो बढ़ता है, चेंजेस इन करंट लायबिलिटी ओपनिंग से क्लोजिंग फिगर ज्यादा हो जाता है, कैश फ्लो में इंपैक्ट क्या होगा? पॉजिटिव। क्यों? बिकॉज इसके साथ इसका रिलेशन कोफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव। तो जितना करंट लायबिलिटी बढ़ेगा कैश फ्लो में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चेंज पॉजिटिव ही होगा, डायरेक्ट। दूसरा, जितना ही अदर करंट एसेट बढ़ेगा साइन क्या है? नेगेटिव। मतलब डेटर्स पहले था 1 लाख, उसके बाद हो गया 1.5 लाख, तो 1.5 लाख डेटर होने की वजह से मैं बोल सकता हूं मेरा कैश का कलेक्शन कम हुआ। तो कैश का कलेक्शन कम हुआ, उसके बाद इफेक्ट क्या होगा? मेरा कैश में कलेक्शन कम हुआ, मतलब मेरा कैश और कैश इक्विवेलेंट डिक्रीज करेगा। मतलब करंट लायबिलिटी बढ़ने से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बढ़ता है। अदर करंट एसेट मतलब डेटर, स्टॉक, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस जितना बढ़ेगा उसका इंपैक्ट क्या होगा? कैश और कैश इक्विवेलेंट में उसका इंपैक्ट नेगेटिव होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन। तो मैं हर आइटम के साथ इसका रिलेशन बोल सकता हूं। जैसे ही ऑपरेटिंग रिलेशन क्या लिखूंगा? रिलेशन changes in cash
पॉजिटिव रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन। एक एक कंपोनेंट लेते हैं। ईबीआईटी जैसे ही इंक्रीज करेगा, कैश और कैश इक्विवेलेंट में इंपैक्ट बढ़ेगा। जैसे ही ईबीआईटी डिक्रीज करेगा, कैश और कैश इक्विवेलेंट में इंपैक्ट नेगेटिव होगा, डिक्रीज करेगा। जैसे ही डेप्रिसिएशन का वैल्यू बढ़ता जाएगा, कैश और कैश इनफ्लो बढ़ता जाएगा, बिकॉज आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो तो कम हो गया था और डेप्रिसिएशन आपका नॉन कैश आइटम है, तो जितना ही नॉन कैश आइटम आप माइनस किए उसको सब, उसके लिए तो कैश फ्लो नहीं हुआ है मेरा। डेप्रिसिएशन जैसे ही ऐड बैक होगा बढ़ जाएगा। चेंजेस इन करेंट लायबिलिटी जैसे ही इंक्रीज होगा, कैश फ्लो बढ़ेगा। चेंजेस इन करेंट लायबिलिटी जैसे ही डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। चेंजेस इन अदर करंट एसेट जैसे ही इंक्रीज होगा, नेगेटिव साइन के कारण डिक्रीज होगा। जैसे ही अदर करंट एसेट डिक्रीज करेगा, कैश फ्लो में उसका इंपैक्ट पॉजिटिव होगा। तो ये इक्वेशन से मैं आराम से निकाल सकता हूं व्हाट इज द इंपैक्ट इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये आपके लिए, आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी को देखेंगे, यहां से आप इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी को देखेंगे और पूरा इस चीज से आप लोग देखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो। आप अगर गलती से ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ले लेते हैं, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपके लिए कैश फ्लो नहीं होगा, बिकॉज इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन माइनस किया है और डेप्रिसिएशन आप जानते हैं आपका कैश फ्लो नहीं होता है। दूसरा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आपने जो इनकम कंसीडर किया वो भी एक्रूअल में, जो एक्रूअल बेसिस मतलब आउटस्टैंडिंग को भी आप ले लेते हैं और क्रेडिट सेल को भी आप सेल मानते हैं, और जो आपने एक्सपेंसेस किया वो भी एक्रूअल कॉन्सेप्ट में। मतलब ये जो ईबीआईटी है वो कौन सा बेसिस में अर्निंग है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। लेकिन मुझे कहां पर जाना है, एक्रूअल से कैश फ्लो में जाना है। तो कैसे कैश फ्लो निकालेंगे, उसका निकालने के तरीका हम लोगों का सिर्फ इतना है, दैट इज ऑपरेटिंग से कैश फ्लो निकालने का तरीका इतना। क्या, जो ईबीआईटी है मैं पहले निकालूंगा अर्निंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब ऑपरेशन से मेरा कितना प्रॉफिट आ रहा है। ऑपरेशन मतलब मेरा जो रेवेन्यू जनरेशन का काम है वो मेरा कितना है ईबीआईटी, उसके साथ मैं डेप्रिसिएशन ऐड कर दूंगा, प्लस मेरा अगर करंट लायबिलिटी ड्यूरिंग द ईयर इंक्रीज करता है उसको ऐड करूंगा। अगर अदर करंट एसेट इंक्रीज करता है तो मैं लेस करूंगा और वाइस वर्सा। तो जो करने के बाद जो फिगर आएगा दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। डन। तो ये मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट का फंडामेंटल्स था। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में बेसिकली देखिए, बुक में अगर देखेंगे ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ थियोरेटिकली या एनालिसिस है, लेकिन मैथमेटिकली हम लोगों को समझना है ये एक्चुअली चेंजेस क्या होता है, कहां से कैश फ्लो स्टेटमेंट डिराइव किया है। कैश फ्लो स्टेटमेंट करता क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट शो करता है आपका जो ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो आपका एसेट लायबिलिटी का चेंज हुआ है, क्यों चेंज हुआ है। इसके लिए जो रीजन है उसको 3 कैटेगरी में डाला गया है, एक ऑपरेटिंग कारण, एक फाइनेंसिंग कारण और एक इन्वेस्टमेंट कारण। याद रखिएगा, बैलेंस शीट का एसेट साइड का जो पार्ट है टेकन केयर बाय इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। बैलेंस शीट का जो लायबिलिटी का पार्ट है उसमें एक पार्ट कैपिटल एंड लोन होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बैलेंस शीट का जो और एक पार्ट है मतलब करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज, अदर करंट एसेट एंड का जो पार्ट होता है, और मेरा जो रिजर्व है वो मेरा डिसाइड करता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली क्या है, इट इज अ समराइज्ड स्टेटमेंट which shows the operating activities, financing activities and cash flow from operating activities, cash flow from financing activities and cash flow from investment activities during the year. Definition में अब जाइएगा। It is a statement which shows the summarized cash flow from operating activities, investment activities, financing activities of a business during the accounting period. Clear? तो देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट मेरा क्या,
कोई स्पेशल स्टेटमेंट नहीं है। मैंने जो एसेट लायबिलिटी किया था उसी से ही, मैंने बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन से ही मैंने पूरा कैश फ्लो आपके सामने रखा है, जहां पर आप पूरा कैश फ्लो को आप 3 हिस्सों में देख सकते हैं। मतलब मेरा जो कैश फ्लो चेंजेस है ड्यूरिंग द ईयर, कैश फ्लो स्टेटमेंट में वही 3 चेंजेस को कैसे चेंज हुआ है मैंने दिखाऊंगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 यही चेंजेस को 3 कैटेगरी में डाला है। एक ऑपरेटिंग कारण के लिए कितना कैश फ्लो चेंज हुआ, फाइनेंसिंग कारण के लिए कितना कैश फ्लो चेंज हुआ, एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए कितना कैश फ्लो चेंज हुआ। ये 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड करता है। मतलब मुझे एक्चुअल में क्या सीखना पड़ेगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। ये तीनों का नॉलेज मेरे पास आ जाता है तो हम लोग आराम से कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हैं। देखिए एचएस में आप लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट किया था, लेकिन वहां पर कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब एक इंफॉर्मेशन जहां से आप लोग सब कुछ कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो बेसिक लॉजिक वो 6th सेमेस्टर में जाके आप लोगों को क्लियर हुआ। दैट इज मेरा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो बेसिकली शो करता है दो जो बैलेंस शीट का डेट है, why such changes has occurred, why such changes has been occurred, इसके लिए 3 कैटेगरी में डाला गया है। एक ऑपरेटिंग कारण के लिए, एक फाइनेंसिंग कारण के लिए और एक इन्वेस्टमेंट कारण के लिए। तो ये 3 को हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। तो अब हम एक एक करके आएंगे। It is a summarized statement of cash flows from investing activities, B, operating activities, investing activities, C, financing activities। मतलब हर एक्टिविटी से कितना कैश फ्लो हुआ है वो मुझे लिखना पड़ेगा। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब फ्रॉम रेवेन्यू, कब का, ड्यूरिंग द ईयर, द नॉट ईयर, अकाउंटिंग पीरियड। अब हम लोग एक एक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, प्रिंसिपल, रेवेन्यू generating activities, other than investment and financing activities। ओके, फिनांसिंग, सॉरी पहले इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज,
acquisition, that is purchase, construction, and disposal of long-term assets, वो चाहे ट्रेडिंग हो वो चाहे नॉन ट्रेडिंग हो, दैट इज फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, financing activities, activities which can change the mix or structure of capital and debt. That is borrowing. Other than reserve, other than changes in reserve. रिजर्व में अगर कुछ चेंज होता है वो छोड़ के जो कारण के लिए कैपिटल ऑन डेट का मिक्स और स्ट्रक्चर चेंज होता है, मतलब इश्यू ऑफ शेयर, रिडेम्पशन ऑफ शेयर, बायबैक ऑफ प्रेफरेंस, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, इश्यू ऑफ डिवेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये सब कवर करता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मुझे क्या करना है, अल्टीमेटली इन तीन कैटेगरी से कैश फ्लो निकालना है। क्या करना है, ये तीन कैटेगरी से मुझे कैश फ्लो निकालना होगा। तो मैं नॉर्मली बुक में पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी से बात होता है, उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, उसके बाद आता है फिनेंसिंग एक्टिविटी। कॉपी कर लीजिए। मैं तो ऑलवेज, आप लोग जानते हैं सर उल्टा चलता है ऑलवेज। मैं आप लोगों को ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं कराऊंगा, पहले कैश फ्लो के ऊपर आपका नॉलेज पुख्ता हो जाए, उसके बाद मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आऊंगा। पहले मैं आप लोगों को जो सबसे इजी मतलब इजी टू डाइजेस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आपको लाऊंगा। तो मैं देखूंगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आज के क्लास में। डन? तो चलिए आ जाते हैं आराम से। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, पहले तो नॉलेज मेरा कॉन्सेप्शन के लिए मैं क्यों बनाते हैं, बिकॉज कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज द चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन। क्यों फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हुआ है, आपका ओपनिंग और क्लोजिंग में एसेट लायबिलिटी का क्यों किस किस कारण के लिए चेंज हुआ है, वो मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट से देखूंगा। दूसरा, ये जो चेंजेस है वो तीन कैटेगरी में डालूंगा, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। ऑपरेटिंग बाद में करूंगा, पहले इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी को हैंडल करते हैं। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का मतलब मैंने बोल दिया है, एक्विजिशन एंड डिस्पोजल। तो कैसे कैश फ्लो आता है, मैंने एक फॉर्मेट आपको दिया है, कुछ नहीं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज
क्या होगा? प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म assets less cash flow. प्रोसीड मतलब यहां पर भी कैश फ्लो, ऑब्वियसली कैश फ्लो बा कैश फ्लो कैश आउटफ्लो, ये था इनफ्लो due to purchase of long-term assets and आपका लॉन्ग टर्म एसेट मतलब इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट भी हो सकता है। तो इंटरेस्ट आपका इनकम हो सकता है, इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, जैसे इंटरेस्ट इनकम। दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आ जाएगा। इलस्ट्रेशन 1 करूंगा, कितना आसानी से हम लोग सीख जाएंगे। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। स्टेटमेंट शोइंग net cash flow from investment activities। मैंने अभी तक आप लोगों को बोला है कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होता है और 3 कैटेगरी का हिसाब मैंने सिखाया है। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं मैंने अभी तक नहीं दिखाया है, वो धीरे धीरे हम आएंगे। हम एक एक कंपोनेंट के ऊपर काम करेंगे। भाई इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से कैसे कैश आता है, उसके बाद देखेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश कैसे आता है, उसके बाद देखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश कैसे आता है, उसके बाद हम लोग फाइनली करेंगे। तो स्टेटमेंट शोइंग नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या क्या है देखिए। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, परचेज, अच्छा पहले इनफ्लो ले लेते हैं। सेल ऑफ मशीन, सेल ऑफ मशीन 40, डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 15, 35। आपने इन्वेस्टमेंट किया है, वहां से डिविडेंड भी मिला है, इंटरेस्ट डिविडेंड मिल सकता है। डिविडेंड फ्रॉम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 15,000 और इनफ्लो कुछ मेरे आंख में तो नहीं आ रहा है, तो 50, 90 लेस purchase of plant 3,45,000। Addition of building 2 lakh। Purchase of investment 1
50। मतलब इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से जितना इनफ्लो हुआ था उससे आउटफ्लो आपका ज्यादा है, तो 100% मैं बोल सकता हूं नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज फिगर 100% इस केस में नेगेटिव आएगा। तो कितना अमाउंट है देखते हैं। 3,45,000 प्लस 2 लाख प्लस 15, 5,95,000 माइनस 90, 5,05,000। मतलब ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने नेट एसेट परचेस किया हुआ होगा 5,05,000 का। मतलब नेट चेंजेस इन लॉन्ग टर्म एसेट्स 5,05,000। ये सब आपका क्या हुआ, आपने ज्यादा खर्चा किया है, ऑटोमेटिकली उसका इंपैक्ट क्या आएगा कैश फ्लो में, नेगेटिव, ऑब्वियसली नेगेटिव साइन। ओके, सो ये था कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। यही हो सकता है, एक ही तो लाइन लिखा, कैश फ्लो फ्रॉम डिस्पोजल एंड एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, ये छोड़ के और कुछ हो नहीं सकता। मतलब घुमा फिरा के इतना ही होगा। तो मेरा इलस्ट्रेशन 1 मेरा कवर हो गया, जहां पर मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो कितना है मैंने निकाला। तो मैंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब सिखाया, उसके बाद कैसे कंप्यूट होता है दिखाया, एक इलस्ट्रेशन में भी दिखाया। दैट इज वी हैव कवर्ड ओनली द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बैलेंस शीट का एसेट साइड में पूरा आइटम एक्सेप्ट करंट एसेट को छोड़ के डन। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट हम लोगों का खत्म हुआ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। उसके बाद क्या होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो अब आ जाते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। इंटरेस्ट डिविडेंड जो है वो फाइनेंस इन्वेस्टमेंट रिलेटेड है, तो वो ऑपरेटिंग में नहीं जाता है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आता है। बिकॉज ये मेरा आपका नॉर्मल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग नहीं है, अदर देन प्रिंसिपल है, तो मतलब ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में गया है। अगर ये इन्वेस्टमेंट कंपनी होता तो ऑपरेटिंग में आता। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। मतलब अदर देन करंट लायबिलिटी छोड़ के जो है, डिबेंचर, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंशियल, ये सब। issue of shares and debentures, less redemption of shares, debentures, buyback, etc. less आपने जो फिनांस लिया है उसका तो पेमेंट भी आपको करना पड़ेगा, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, डिबेंचर है तो इंटरेस्ट, डिविडेंड, शेयर से तो डिविडेंड, अगर उसके लिए कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स देना पड़ता है वो भी कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, ये सब। नेट कैश फ्लो from financing activities. Done. चलो illustration 2। एक प्रॉब्लम दे दिया है, ऑन दैट बेसिस हम लोग करेंगे। इसके साइन कैश फ्लो का साइन क्या है, ये अगर पॉजिटिव आता है मतलब कैश एंड कैश फ्लो में इसका इंपैक्ट पॉजिटिव ही होगा, मतलब ये चेंज अगर पॉजिटिव है तो।
जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है उसको ही कवर करने के लिए वो है। शेयर इशू करना, डिवेंचर इशू करना, उसका इंटरेस्ट पेमेंट करना, डिविडेंड पेमेंट करना, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, डिविडेंड देते हो तो उसका टैक्स भी तो देना पड़ता है। क्या है? स्टेटमेंट showing net cash flow from financing activities. Issue of equity share, ₹1,00,000। और कुछ है इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, $30,000। issue of debenture at discount, issue of debenture मतलब डिस्काउंट माइनस करने के बाद जितना आया है दैट इज 95,000। लेस buyback of shares, buyback of shares कितना 20, redemption of preference share 25, redemption of preference share 25। इतना एक जगह नहीं हो सकता है, मैंने समझाने के लिए बहुत सारे आइटम दिखाया है। redemption of preference share, debenture interest, interest paid, dividend paid, interest paid, dividend paid, interest paid 5,000, dividend paid 20,000। अनक्लेम डिविडेंड मतलब उस टाइम पेमेंट नहीं हुआ, प्रोबेबली ट्रेस नहीं कर सकते थे, अभी बंदे मिल गया है, डिविडेंड क्लेम कर रहा है तो अनक्लेम्ड। मैंने ही ऑडिट में ये चैप्टर कराया था अनक्लेम डिविडेंड। अनक्लेम डिविडेंड कितना 4,000। सर इश्यू ऑफ बोनस शेयर, क्या सर वो तो कॉम्पोजिशन चेंज करता है, रिजर्व से इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या आपका कैश फ्लो चेंज होता है? नो। अगर कैश फ्लो नहीं चेंज होता है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्यों आएगा? अच्छा नहीं आएगा। कन्वर्शन ऑफ डिवेंचर इनटू इक्विटी शेयर, क्या मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट चेंज करता है? कैश फ्लो कुछ हो रहा है? नो। कंपोजिशन चेंज कर रहा है लेकिन वहां से कैश फ्लो होना चाहिए। फिनेंसिंग एक्टिविटी 100%, लेकिन क्या कैश फ्लो हो रहा है? ना। अरे मेरा प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट होके डिवेंचर कन्वर्ट होके इक्विटी शेयर हो रहा है तो इसमें कैश फ्लो कहां पर आ रहा है? पहले डिवेंचर के नाम पे था, उसके बाद इक्विटी शेयर में हो गया, तो वो भी नहीं आएगा बिकॉज देयर इज नो कैश फ्लो। तो क्या हुआ? -20, -25, -29, 1,51,000। That is net cash flow from financing activities. No effect for bonus share, number 2 conversion,
as no cash flow generated, no cash flow, as there is no impact on cash flow. So they will not come. बिकॉज यहाँ पर फिनेंस कंपोजिशन चेंज कर रहा है, फिनेंसिंग एक्टिविटी फिनेंसिंग है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्या कैश फ्लो है ना। अगर कैश फ्लो नहीं है तो सर नेट कैश फ्लो, और आपने तो हेडिंग दिया था नेट कैश फ्लो, तो कैश फ्लो नहीं है तो नहीं आएगा इवन फिनेंसिंग एक्टिविटीज। तो देख लीजिए आप लोग फिनेंसिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालना सीख गए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालना सीख गए। नेक्स्ट क्लास में, आज नहीं, क्लास नंबर 2, मतलब उसमें हम लोग सीखेंगे क्या सीखेंगे, वहां पर हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो से कैसे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो कैसे आता है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। दैट इज माय नेक्स्ट क्लास कल। अच्छा बेटा, आप लोग पूरा ये जो कैश फ्लो है हम लोग पहले 7-8 क्लासेस करेंगे, आप लोग जानते ही हैं, फाउंडेशन क्लियर करने के लिए। फाउंडेशन एक बार क्लियर हो गया उसके बाद कैश फ्लो करने में कुछ दिक्कत नहीं होगा, बिकॉज कैश फ्लो के साथ फंड फ्लो का स्टेटमेंट भी कुछ है, वो हम लोग दिखाएंगे आप लोगों को। पहले ये कैश फ्लो स्टेटमेंट समझ जाते हैं, उसके बाद मैं फंड फ्लो स्टेटमेंट में आप लेके आऊंगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक आई थिंक कवर होगा।